सबका टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग अभी ये जो सीरीज कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यूजीसी नेट के लिए, और इसका फॉर्म आ चुका है और धड़ल्ले से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तैयारी के क्रम में पहले भी हम लोगों ने काम को शुरू कर दिया था आपके लिए, जिसमें यहाँ से यूजीसी नेट JRF 2023-24 के लिए जो दिसंबर में प्रस्तावित है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2023 के प्रश्नों की हम लोग यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। और इसके पहले और भी क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें आप देखोगे 21 नंबर का है, 20 नंबर तक के जो पूरे पार्ट है अगर आप देखोगे वहां पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको इससे काफी फायदा मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। आज ये अपनी जो क्लास है शायद ये खत्म हो जाएगी, 2023 तक का जो जून तक का पेपर है पूरा फिनिश हो जाएगा इन्वायरमेंट का मेरे द्वारा। बाकी जो पार्ट बचेगा वो स्टार्ट अब इसके बाद शायद आईसीटी वाला पार्ट होगा, फिर मैम अपना क्या करेंगी, फिनिश करेंगी। उन्होंने भी 2018 तक क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन उनको करवाना है। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो अभी सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब यहाँ पे जो एक और है सैड गर्ल कौन है, उनको अभी नाइट ही है, जाग जाइए उठ जाइए, अब फॉर्म आ चुका है। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। क्योंकि जो इसमें मेहनत करेगा उसी का होने वाला है, क्योंकि पेपर अपने आप में एक डिफिकल्ट पेपर है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग को कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। अब इन क्वेश्चंस में अगर आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग कर चुके हैं। आज जो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है जो आगे बढ़ना है हमको। यहाँ से रुक जाइए 2 मिनट, मैं इसको बताता हूँ कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। पेज ही नहीं है, एक मिनट रुकिए, दूसरा लगा दिए हैं ये। एक मिनट रुके रहिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो गलत लग गया है इनसे, बस 1 मिनट। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, मैं सही लगवा देता हूँ, क्वेश्चन हो जाए। सबको गुड मॉर्निंग और गांधी जी की जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि गांधी जी थे, सादा विचार उनका, ठीक है, सॉरी उच्च विचार और सादा जीवन जैसा कि रहा है। तो मेहनत करिए, प्रण लीजिए और इसी 2 महीना में खूब अच्छे से मेहनत करके निकल जाइए। ठीक है, आते हैं इसी क्वेश्चन पे, आते हैं अभी क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन करवाने हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब करवा चुका हूं आप सबको, इसलिए इसको नहीं करवा रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, अभी आते हैं इसमें हम लोग दोबारा से। किसी कुछ पूछना है अदर से? अगर आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर ये अपना लेक्चर अभी स्टार्ट होगा और 2 मिनट वेट कर लीजिए। हेलो एवरीवन, बस वेट कर लीजिए, फिर अभी सही क्वेश्चन लग जाए फिर पढ़ाता हूँ आपको।
ये था ये है अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। चलिए मोस्ट वेलकम एवरीवन। तो ये 2023 तक का पेपर सॉल्व है। 5 PM पर यहाँ पे मैराथन क्लास चलती है, मैराथन क्लास, और यहाँ से 10 यूनिट 99 रुपीज़ में पढ़ाया जा रहा है। अब बाकी ये रहा पहला क्वेश्चन, आई होप कि आपको वॉइस आ रही होगी। यदि कथन कुछ ट्रक प्रदूषण करने वाले वाहन होते हैं सत्य है। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसमें ये क्वेश्चन गलत था। यहाँ से आइए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। यहां से अब हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे और लास्ट तक जब जाएंगे तो पूरा फिनिश हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए। वैश्विक तापन में निम्नलिखित गैसों का योगदान सही आरोही क्रम में कौन सा है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन है जो कि बच गए थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे थे, तो इसी के साथ ही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, यहां से क्वेश्चन दीजिए। हाँ लॉजिक का था क्योंकि उसमें प्रदूषण था तो ऑब्वियस है। चलिए बताएं जल्दी से, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप सबसे पढ़ चुके हैं आप। यहां पे अगर हम देखें सबसे कम कौन होगा? CO2 पहले बताया है। इसके बाद क्या होगा? CH4। इसके बाद कौन सा होगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या होगा? CO2 वाला लास्ट में होगा तो, और N2O वाला फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला सेकंड हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? थर्ड पे हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला लास्ट हो जाएगा, ए वाला सेकंड पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर यूट्रिफिकेशन मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है। कल्चर यूट्रिफिकेशन जल निकायों के लिए एजिंग को प्राकृतिक दर की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से कम करते हैं। यहां से अगर हम देखें, इसमें जो यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, तो यूट्रिफिकेशन की जो मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से, ऑब्वियस है, मानवीय क्रियाकलापों से ही जो जल है, झील है, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो अधिक से अधिक मिल जाता है। और यहाँ पे कल्चर यूट्रिफिकेशन जल निकायों से एजिंग मतलब क्या कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको ये कम करते हैं, और सड़ते गलते कम है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? अत्यधिक तीव्र गति से कम करते हैं। यहाँ नहीं, ये क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं? अधिक, यहां से होगा, ठीक है, गति से नहीं, अधिक गति से, ठीक, ये होगा। तो यहां से आंसर क्या होगा? पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला रॉन्ग। तो यहां से क्या होगा? कथन एक क्या है? सही, दूसरा क्या है? रॉन्ग होगा, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टेज सारणी सेल एक एकल सौर सेल है, एक एकल मॉड्यूल है, एक एकल सौर पैनल है, या सौर पैनलों का संयोजन है।
यही से अगर हम बात करें, यहां से इसका जवाब दीजिए जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस इसमें से रिपीट मिलेंगे, बाकी जो क्वेश्चन अभी और आएंगे इसमें जुड़े हैं, ठीक है। फिर इससे आपका 2023 वाला पूरा फिनिश हो जाएगा। जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए देखें, ध्यान दीजिएगा। यहां से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से एक एकल सौर सेल की अगर हम बात करते हैं, तो एकल सौर सेल में केवल एक छोटी सी प्लेट होगी, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ये क्या होगा, लिखा होगा, ठीक। लेकिन इन्हीं को अगर हम क्या करें, ढेर सारा जोड़ दें, ये ढेर सारा अगर जुड़ जाता है यहां से इस टाइप से, तो एक बन जाता है, ये पूरा फ्रेम बन जाता है, सोलर पैनल का एक पैनल बन जाता है, एक पूरा पैनल बन जाता है, ठीक। एक पैनल पूरा एक सोलर मॉड्यूल ये बन जाता है क्या, एक एकल सोलर पैनल बन जाता है। जब एकल सोलर पैनल की बात करें और इस पे हम क्या करें, इस तरह से और भी हमने इसको जोड़ लिया और एक बड़ा सा सोलर पैनल बना लिया, इस टाइप से, तो ये बन गया एक एकल सोलर मॉड्यूल बन गया। अब इस तरह से सोलर मॉड्यूल को इस तरह से हम क्या करें, एक सोलर मॉड्यूल, दो सोलर मॉड्यूल और इस तरह से मॉड्यूल्स को लेकर के आपस में अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे, सोलर पैनलों का ये संयोजन कहलाएगा, जिसको हम यहाँ पे वोल्टेज सेल की सारणी मतलब क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इस पे एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2021 में पूछा गया है, उसमें उसने पूरा मॉड्यूल क्या होता है, संयोजन क्या होता है, एरे क्या होता है, वही क्वेश्चन पूछ रखा है, वहां भी जाकर के आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। ये भी पहले भी हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, इसका जवाब दीजिए आप सब जल्दी से। चलिए देखें, यहां से जब हम लोग किया था क्वेश्चन, याद करिए कि 2000 यहां से हम लोग देखें अगर इस वाले पार्ट में, तो जो पेरिस सम्मेलन है, पेरिस सम्मेलन ये आया है 2015 में। अगर आप देखें किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, ग्रीन हाउस जो गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस, ये किसके लिए, जो ग्रीन हाउस गैस है इनके एमिशन को रोकने के लिए। और यही आया था किस पर, यहां से जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल की यहां पे क्या करी जाएगी, समीक्षा करी जाएगी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा करी जाएगी और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट किसका आया था, INDC का कॉन्सेप्ट आया था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया था और कहा गया था कि कोई भी देश अपने लेवल पे तो काम करता है, लेकिन इसमें जो उपस्थित देश है, जो उपस्थित राज्य है, जो उपस्थित जिले हैं, जो उपस्थित गांव हैं, ये सब एक साथ पार्टिसिपेट करके तब इसमें क्या करें, यहाँ पे हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर सकते हैं। और यहाँ पे INDC का एक टारगेट दिया गया, भारत को भी टारगेट दिया गया है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 16 सितंबर आप सबको अच्छे से याद होगा 1987 ओजोन संरक्षण की बात करता है, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता कन्वेंशन की बात करें तो ये आया था। CBD की बात किया जाए, CBD। अब यहां से देखें पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आया था वो था 1992 में, और इसी 1992 में 3 संस्थाएं बनाई गई थी। एक संस्था थी CBD की, एक संस्था थी UNFCCC की, और एक संस्था थी यहाँ से UNCCD की। ये UNCCD जो कि मरुस्थलीकरण को रोकती है, यहाँ पे CC क्या है, ये क्लाइमेट चेंज को रोकती है, जो जलवायु परिवर्तन होती है। ये कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती, जैव विविधता होती है, उसके संरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो ये कब आया था, तो ये आप सबको अच्छे से पता है कि कब आई थी, ये डी आंसर होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आया था एजेंडा 21 आया था, ठीक है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एजेंडा 21 कब था, तो ये रहेगा वहां पे डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से किस एक की प्रति एकल द्रव्यमान ऊर्जा अंश सबसे कम है। कोयला है, जैव पदार्थ है, हाइड्रोजन है, प्राकृतिक गैस है। इसमें जल्दी से बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां से लिक्विड गैस और इसकी बात करें, सॉलिड की बात किया जाए, सॉलिड की, फिर अगर बात करते हैं लिक्विड की, और इसी चल बात किया जाए गैस की।
ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर सॉलिड का सेम मात्रा मतलब 1 kg ले लें, इसका भी सेम अमाउंट ले लें, इसका भी सेम अमाउंट ले लें, जब हम इसको बर्न करेंगे तो यहाँ पे जो गैसेस फॉर्म में होगा उसकी जो पावर होगी, क्षमता होगी एनर्जी देने को ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में और फिर इसके कंपेयर में। लेकिन अगर हम इस पर बात करें सॉलिड में ही, तो यहाँ से कोयला वेस्टेज हो गया और जैव पदार्थ हो गया। जैव पदार्थ में अगर बात किया जाए, जैसे पेड़ हो गया, हरा पेड़, हरा पेड़ की लकड़ी अगर हम ले लें, चाहे सुखा लें भले से, कोयला और लकड़ी को अगर साथ में अगर जलाएंगे तो दोनों को अगर जब बर्न करेंगे तो उसमें जो एनर्जी मिलेगी वो कोयला से हमको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, और लकड़ी की क्या होगी, सबसे कम मिलेगी। इसी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, घी का एग्जाम्पल ले सकते हो, वो भी जैव पदार्थ ही होता है। तो यहाँ से ए वाला क्या होगा, ए वाला यहाँ से जो बी वाला है वो सबसे कम, ए वाला उससे ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन और नेचुरल गैस की बात करें, जो नेचुरल गैस होती है वो CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है CH4 होता है, ठीक है, CH4। इसी तरह से LPG होती है, LPG में अगर बात करें तो वहाँ ब्यूटेन होता है, ठीक है। LPG की बात करें तो LPG जो गैस होती है इसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा ब्यूटेन, और इसमें क्या है, मेथेन होता है, ठीक। यहीं से अगर देखें नेचुरल गैस, और एक होता है हाइड्रोजन जिसको भविष्य की ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। इसी भविष्य की ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसी को आगे उपयोग किया जाएगा, जिसकी पावर क्या है, सबसे अधिक है, जिसकी कम मात्रा ले तो अधिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कौन सी है, नेचुरल गैस। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो अब किस पे आ रहे हैं, HCNG पे आ रहे हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे भी वो लोग इस पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे फिर इसके बाद यहाँ से D वाला हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से C वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक मिनट रुकिए, तो और क्वेश्चन मेरे ख्याल से बस एक मिनट रुकिए आप लोग, कुछ क्वेश्चन है जो कि रिपीट करेंगे। बस डियर स्टूडेंट्स आप रुके रहें, मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक है। आप लोग जवाब दीजिए, मैं बताता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आप लोग बताएं, जल्दी से आंसर बताइए इसका। चलिए देखें, यहाँ से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ से देखा जाए तो कह रहा है कि पर्टिकुलेट मैटर है जो क्लास एयर पोल्यूटेंट के उसमें आएगा। एयर पोल्यूटेंट की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर हम इनकी अभी बात करेंगे, यहाँ से देखें, डाइऑक्सिन जो होती है इसको एकदम रट लीजिए, ठीक है, डाइऑक्सिन और पैन, ठीक है, यहाँ से PAN, ये होते हैं केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं जो कि मानव के कारण मानव बनाए, और उसको अगर जलाने पे, यहाँ से मतलब केमिकल्स को जलाने पे क्या होती है, ये पैन जो पार्टिकल्स से ये निकलते हैं, प्रदूषित बहुत ज़्यादा करते हैं। डाइऑक्सिन क्या होती है, वेस्टेज होते हैं, ये ठोस कहाँ से, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये अगर इकट्ठा करते हैं शहरों से, नगरों से जो वेस्टेज होते हैं। उसके अलावा इसमें जो मेडिकल फील्ड के जो वेस्टेज हैं उनको अगर हम क्या करते हैं, इनसे जो वेस्ट निकलते हैं वो डाइऑक्सिन होती है। यहीं अगर बात करें काजल की, तो काजल में जैसे टायर जलाते हैं तो उससे क्या होते हैं, सूट निकलते हैं, और उसके अलावा जो परागकण पॉलिटेंट होते हैं। अब यहाँ से आप सोचोगे कि ये पैन कैसे हो सकता है, वो मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स में, तो यहाँ आपसे प्रदूषण नहीं पूछा, यहाँ पार्टिकल्स पूछ रहा है। तो आपको लगेगा कि ये पॉलेंट कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये भी नुकसान पहुँचाते कैसे, जब अगर कभी कभी कुछ पेड़ होते हैं, ठीक है, ये पेड़ की बात किया जाए, इसमें काफ़ी क्या है, फूल लग गया है, ठीक है, काफ़ी क्या है, इसमें फूल है। यहाँ पे जो घर वर होते हैं, इधर किनारे किनारे जो घर होते हैं, तो हवा चलने पे इनके क्या होते हैं, पॉलिटेंट्स जो पराग होते हैं वो इन सब में फैलते हैं। और इधर क्या होता है, जो लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको क्या होता है, नाक से होते हुए लंग्स तक ये जाते हैं, उसकी वजह से इनको एलर्जी होती, छींक आती है, ठीक है। कारण पूछा जाता है, डॉक्टर को चेक करवाते हैं, तो डॉक्टर बाद में पूछता है कि आपके घर के आसपास कहीं ऐसे बड़े पेड़ तो नहीं हैं जो कि क्या करते हो, पराग कण अगर हो और उड़ करके आपके घर तक आते हो, तो ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बोला जाता है कि ना हो तो इसको
इस टाइप के पेड़ को, बड़े पेड़ को दूर रखने चाहिए बगीचे में, ठीक है। तो ये कटवा देते हैं कुछ लोग इसमें। ये हुआ फ्लाई ऐश है, राख है, इसको आप जानते ही हैं, सीमेंट उद्योग हो गया उससे। दूसरा अगर देखा जाए तो जब घर टूटते हैं वो वहाँ के धूल कण होते हैं, उसके अलावा जो रोड होते हैं उस पर धूल कण उड़ते हैं। ये तीनों हो जाता है ए, सी और ई। इन सब से क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। मतलब इसको फ्लाई ऐश क्या है, काजल पे क्या है, इससे अलग से पैन क्या है, डाइऑक्सिन क्या है, इन पे अलग अलग क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा 7th का, यहाँ से ए, सी और ई होगा। तो आंसर क्या होगा ए, सी और ई। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। यहाँ से देखें अभिकथन में तो कुछ सतत कार्बनिक प्रदूषकों को पीओपीज का फैलाव अत्यधिक व्यापक हो गया है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों तक में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कारण इसका वे बहुधा खाद्य जालों में एकत्र हो जाते हैं और दीर्घजीवी सर्वोच्च परभक्षियों में इनका अत्यधिक संकेंद्रण हो जाता है, ठीक है। यहां से बताना है क्वेश्चन के आंसर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग। देखें इसका आंसर करिए जल्दी से आप लोग। देखिए समझे, जब अगर हम बात करते हैं प्रदूषक की, अब यहां ठीक समझिएगा, तो ये अपनी क्या है, ये इस तरह से पृथ्वी है। जब पृथ्वी की अगर हम बात करें 0 डिग्री, इधर अगर हम बात करें 23 1/2 डिग्री एंड हाफ है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ से कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ अगर हम चले जाएं, ये होती है 66 डिग्री, ठीक है, 66 डिग्री है, 66 डिग्री एंड हाफ। यहाँ से अगर देखें तो इस वाले पॉइंट पे ये है 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से इसी तरह से हम लोग क्या करें, यहाँ से 23 डिग्री एंड हाफ ले लें, यहाँ पे साउथ वाला पार्ट होगा, ये होगा 66.5 डिग्री, यहाँ से 12 डिग्री यहाँ पे साउथ होगा और 90 डिग्री होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की 10 डिग्री ऊपर नीचे, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ अगर देखें डेली बारिश होती है और सूर्य का ताप सबसे अधिक मिलता है, और सूर्य के ताप सबसे अधिक मिलने के कारण और वर्षा होने के कारण ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक मिलती है, ठीक, जैव विविधता अधिक मिलती है। और एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका ले लें, एग्जाम्पल में अगर आए तो इस यहाँ आप देखोगे अमेरिका वाले, साउथ अमेरिका वाले पार्ट में, तो इसमें आपको मिलेगा अमेजन के जंगल को नाम आपने सुना होगा, जिसे पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम चले जाएं कांगो बेसिन, ये अफ्रीका है, अफ्रीका वाले पार्ट में चले जाएं तो इसी वाले पार्ट पे यहाँ पे आप देखोगे कांगो बेसिन भी है, ठीक है, कांगो बेसिन हो गया। ये सब पार्ट ऐसे है जो कि क्या है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला है। ऐसे ही जब हम लोग क्या करेंगे, इधर नॉर्थ साइड अगर चलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पे चले जाए तो ये वाला पार्ट क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पे गर्मी पड़ती है। इसी तरह से इस वाले पार्ट पे चले जाएं तो ये उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। यहाँ पे अगर हम लोग 66.5 से इस वाले साइड में जाएं, जो सबसे ऊपर वाला टैगा टुंड्रा वाला पार्ट है, ये टैगा वाला पार्ट और टुंड्रा वाला पार्ट है, तो यहाँ से इधर से अगर हम चले इधर से इधर साइड जब जाते हैं तो जैव विविधता में धीरे धीरे ह्रास होता जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ जैव विविधता सबसे अधिक, ऊपर जब चलते जाते हैं तो जैव विविधता में ह्रास होता जाता है, और ध्रुवों पर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर जैव विविधता लगभग ना के बराबर मिलती है, ठीक है। पेड़ पौधे भी नहीं होते, जीव जंतु भी नहीं अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे इधर है वैसे ही क्या होगा, इस साइड भी आएंगे तब यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ सतत कार्बनिक प्रदूषक का फैलाव अत्यधिक व्यापक हो गया है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक पे पाए जाते हैं। अब मानव के कारण ऐसा कुछ है, जैसे मानव भी कह लीजिए, और दूसरा चीज यहाँ पे ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी से अगर आप लोग नहीं पढ़े, पूरा हमको पढ़ना भी नहीं है, इधर से अगर हम चलेंगे इस साइड, यहाँ चलेंगे इस साइड, तो हवाएं क्या है, इधर जाती हैं। वो अलग अलग सेल्स होती हैं, आपको नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा याद रखिए, हवाएं इधर से इधर और इसी तरह से इधर मूव करती हैं, ठीक है, अलग अलग सेल में। तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण वायु प्रदूषण की बात कर रहा हूं मैं, इधर से इधर तक गए हैं और इधर से इधर, ठीक है, मतलब
विषुवत रेखी क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखी क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ। लेकिन उसी में दोनों में कंपेयर करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिछली बार का जो एक्सप्लेनेशन होगा मेरा और अब की बार का वो सब अलग रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएं और यहां से ध्रुवों की तरफ जाएं, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या है, ये है दक्षिणी गोलार्ध है, आप सब जानते होंगे। और ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। जब हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, जहां पे पवन का संचरण बहुत अच्छे से होगा, वो कहां पे होगा, वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। हवाएं तेज चलेंगी, क्यों, क्योंकि इधर समुद्री एरिया है और इधर साइड क्या है, यहां पे ज्यादातर स्थलीय भाग है। तो अगर इधर से हवाएं इधर साइड ज्यादा चलेंगी तो प्रदूषण किधर किधर ज्यादा फैलेगा, प्रदूषण यहां से विषुवत रेखी क्षेत्र से दक्षिणी ध्रुव की तरफ ज्यादा फैलेगा। किसके कंपेयर में, यहां से इसके कंपेयर में, ठीक। इसलिए जब आप ओजोन क्षरण की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर का जो वायुमंडल है, यहां पर ओजोन का क्षरण ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में, इधर साइड कंपेयर में, ठीक है। तो यहां पे क्या फैलाव ऑब्वियस है, प्रदूषण का हुआ है। अब यही पोल्यूटेंट जो है, यही जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हमको कहां देखने को मिलते हैं, यहां से उपरोक्त इसमें बहुधा खाद्य जालों में एकत्र हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है, पहले भी बताया है कि जैसे मछलियां हैं, ठीक है, समुद्र में, ये इनके अंदर प्लास्टिक कण पाए जाते हैं। यही प्लास्टिक कण अगर कोई जीव खाता है और दूसरा जीव खाता है तो उसमें भी क्या होते हैं, संचरित होते चले जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हो जाते हैं और यहाँ इसकी व्याख्या भी ये क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ठीक है। यहां से आते हैं, चलिए इसका जवाब दीजिए। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरी ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता हूं, चंदा उपाध्याय जी। यहां पे ज्योग्राफी क्लास दूसरे सर पढ़ाते हैं, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता, यहां पे ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, बिल्कुल सही बात है। और किसी कुछ लिखा ना है, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास यहाँ पे बेहतर टीचर वो भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे भी कर सकते हो। और बाकी रह गया जीएस का पार्ट, तो ज्योग्राफी का जो पार्ट है मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी का जो पार्ट चलता है वो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं, और मेरा खुद का ऑप्शनल भी रहा है ज्योग्राफी। बैकएंड में क्या है डियर स्टूडेंट, मेरा साइंस है। साइंस में आप सब जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। और उसके बैकएंड पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या रहा है, इंजीनियरिंग वाला पार्ट रहा है। तो यहाँ से मैथमेटिक्स वाला पार्ट ये है। तो इसी सब के चलते मैंने क्या लिया, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का एक पार्ट कौन सा आता है, इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के पार्ट को ही यहाँ से आप देख सकते हो, जो इन्वायरमेंट का पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें साइंस भी जुड़ जाती है, इसमें ज्योग्राफी भी जुड़ जाती है, और बाकी थोड़ी मैथमेटिक्स तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी सी होती है, कैलकुलेशन थोड़ा होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। चलिए आइए, यहाँ से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं कि व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यहां से सबसे पहले आता है ग्लोबल और एक आता है चेंज। ग्लोबल मतलब क्या होता है, पृथ्वी ओवरऑल वर्ल्ड की बात करता है, और यहाँ पे चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। एक आता है वर्ड आता है मौसम, एक आता है क्या, जलवायु। जब हम जलवायु और मौसम की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, आप ये जानते होंगे। जब हम लोग मौसम की बात करते हैं तो एक बहुत छोटे एरिया की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम इसकी बात करते हैं एक छोटे से एरिया की, ठीक है, बहुत छोटे एरिया की बात करते हैं, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो बहुत बृहद एरिया की बात करते हैं, बड़े। और ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो जलवायु, तो ये क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, मृदा की आर्द्रता क्या हो जाएगी, उसमें परिवर्तन होगा। मतलब मृदा क्या होगी, उसकी जो आर्द्रता होगी, ये मृदा है और इसमें जो यहाँ पे वाटर बॉडी है, वाटर अवेलेबल है। जब आप मिट्टी को खुदाई करते होगे पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो उसमें क्या होती है, मृदा में मॉइस्चर्स होते हैं। और ये मॉइस्चर क्या होगा, जब यहाँ पे सनलाइट और इसमें गर्मी अपने वायुमंडल में ज़्यादा होगी, तो ये मॉइस्चर क्या हो जाएंगे, ऊपर उड़ेंगे, और ये मिट्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मरुस्थल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मरुस्थल में। तो इसका मतलब है कि मरुस्थलीकरण हो रहा है। मरुस्थलीकरण हो रहा है तो इसको जोड़ेंगे कहाँ, करंट अफेयर से। आइए इसको जोड़ते हैं हम लोग करंट अफेयर से। जब करंट अफेयर्स जोड़ेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं।
अब कहां पे जाएंगे जोड़ने के लिए? तो हमें पता है विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है ये आप लोग टाइप करके बताइए मुझको अभी। चलिए बताएं जल्दी से आप लोग। एल नीनो ठंडी धारा है, सीपी लिंक सेंड कर दीजिए इनको, बताइए कौन सा इनको लिंक चाहिए भाई। कौन सा मरुस्थल है, जवाब दीजिए सब जल्दी से। देखिए सुने, यहां से अगर हम बात करें तो ये है सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल है। आप लोग के जवाब नहीं आते हैं, आप लोग के जवाब नहीं आते, और इतने लोग लाइव होते हो, ठीक है, लाइव होते हैं तो उसमें कम लोग के जवाब आते हैं। गुड। तो सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करें यहाँ से इस वाले पार्ट में, ये आपको मिलेगा क्या? सहारा मरुस्थल वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है? सहारा मरुस्थल का पार्ट है। इसी सहारा मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो ये वाला साहिल वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये साहिल का एरिया है, साहिल एरिया। और यहीं पे एक योजना चलाई जा रही है कि इस पूरे एरिया को क्या किया जाएगा? हरित किया जाएगा, हरित बाउंड्री के नाम से, हरित बाउंड्री के नाम से। भारत देश ने भी ये पहल करी है। भारत देश की बात करें तो यहाँ से ये पहल करना चाहता है क्या? यहाँ समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो आप, ये अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पास यहाँ से बात करी जा रही है कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे यहाँ पे अरावली में, यहाँ पे क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे, ठीक है। ये भी क्या करेंगे? एक बाउंड्री टाइप का बनाएंगे। ये जो लिया गया वो यहाँ की संकल्पना है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? ये जलवायु परिवर्तन की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देखोगे तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो ये वाला आप देख रहे हो मरुस्थल देख रहे हो, इसमें इसकी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। ये कैसे पता चलेगा? तो एक संस्था है जिसको क्या कहते हैं? UNCCD कहते हैं। वो इसकी हर साल क्या होती है? कॉप का सम्मेलन होता है, और 2 साल में एक बार इसका सम्मेलन होता है, ठीक है। और भारत के लिए, भारत भी इसका क्या है? सदस्य है। क्या है? भारत भी इसका सदस्य है। और भारत सदस्य है तो इसलिए इसका एक यहाँ पे मरुस्थलीय भूमि को उसको हरा करने की बात करी जाती है। मतलब उसको मरुस्थलीकरण की जो भूमि है जो मरुस्थल में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? हरी भूमि में। हरी भूमि कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए एक चैलेंज आएगा जिसको बोलते हैं बॉन चैलेंज। क्या है? बॉन चैलेंज। तो बॉन चैलेंज के अंतर्गत क्या है? बॉन चैलेंज है। बॉन चैलेंज के अंतर्गत क्या किया गया है? मरुस्थलीकरण भूमि को रखा गया है, और इन मरुस्थलीकरण भूमियों को यहां से निकाल करके हरित भूमि में कन्वर्ट करना है। और भारत का जो बॉन चैलेंज है, टारगेट जो रखा है, उसने कितना रखा है? 26 लाख हेक्टेयर रखा हुआ है, ठीक है, 26 लाख हेक्टेयर रखा हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि भारत का बॉन चैलेंज जो है वो कितना है? तो 26 लाख हेक्टेयर है, ठीक। इस तरह से देखिए, आप सब ये सीखते जाओगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग जब होते हैं, अलग अलग क्लास मेरी हो तो क्वेश्चन भले सेम होगा, एक्सप्लेनेशन लेकिन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये बॉन चैलेंज भारत देश का है। संस्था कौन सी है? UNCCD का है, और ये 2019 में भारत ने क्या किया था? इसको यहाँ से टारगेट करा था, ठीक है। तो ये मरुस्थलीकरण का ये समस्याएं आ रही हैं। ये हर जगह क्या पूछेगा? अगर क्वेश्चन की एक ही जगह से हो रहा है तो आप कहेंगे नहीं, एक जगह नहीं है। जलवायु परिवर्तन अगर हो रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी पृथ्वी पर दिखता है हमें किसी रूप में। तो कहीं सूखा पड़ रहा होगा तो कहीं क्या हो रहा होगी? बाढ़ आने वाली होगी। कहीं पर सूखा पड़ेगा, समुद्र लेवल कम जाएगा, तो कहीं समुद्र लेवल अधिक जाएगा। जहां पर द्वीपीय देश हैं और तटीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहले देख लेते हैं इसके अलावा क्या है। यहां से देखें तो ये मोर फ्लड आएंगे। तो आपने देखा ही है भारत देश में 2023 का मानसून ने क्या कहर अपनाया है कि हिमाचल प्रदेश को भी क्या किया? उड़ा दिया इसने।
मोर ड्रॉट, हाँ बिल्कुल सूखा वाला क्षेत्र है, तो ये भी ऑब्वियस है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है तो सूखा तो आएगा ही। फिर चेंज इन ओशियन सर्कुलेशन, जो एशियन सर्कुलेशन समुद्री परिचालन सर्कुलेशन है उसमें भी परिवर्तन आते हैं। जो समुद्री लहरें हैं इनकी भी इसमें परिवर्तन आते हैं, ये कभी ज़्यादा और कभी कम होती हैं। ये होती थी गर्मियों की वजह से, लेकिन जब गर्मी अधिक बढ़े घटेगी तो इनके भी सर्कुलेशन में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी होगा, तो यहाँ सारे आंसर हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ से, डाइऑक्सिन व फ्यूरॉन अत्यधिक विषैले पदार्थ होते हैं जो कि ठोस अपशिष्ट भस्मित्रों के उप उत्पादकों के रूप में उत्पन्न होते हैं। डाइऑक्सिन व फ्यूरॉन वायुमंडल में निर्मुक्त होने के बाद अत्यधिक अस्थिर व अल्पजीवी होते हैं। इसको बताना है आप सबको। लास्ट वाले क्वेश्चन और कहाँ गए, आप लोग सॉल्व करिए, मैं देखता हूँ कि इसमें और क्वेश्चन मतलब इसमें गया कहाँ ये। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन का इसमें कुछ क्वेश्चन मिस है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ नया क्वेश्चन मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। जो मैंने टाइप करने के लिए दिया है मैटर, इस पे ये दे नहीं पाए हैं। ठीक है, तभी आप लोगों को क्वेश्चन कुछ पुराने क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप लोग फिलहाल जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्का दुक्का क्वेश्चन इन्होंने छोड़ रखा है, या शायद आगे हो, देखते हैं। देखता हूँ मैं, अगर आगे क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं इसको टाइप करवा दूंगा अभी। ठीक है, कार लेक्चर लेना होगा फिर ले लूँगा, क्योंकि हो सकता है शायद लास्ट में हो। आप लोग दीजिए, जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, डाइऑक्सिन फ्यूरॉन की अगर हम बात करें, अत्यधिक विषैले पदार्थ होते हैं जो ठोस अपशिष्टों भस्मित्रों के उत्पादों के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो डाइऑक्सिन ये आ गया और फ्यूरॉन आ गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन में अलग से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए थे, डाइऑक्सिन के लिए अलग बनाया था, फ्यूरॉन के लिए अलग बनाया था। और एक तरफ क्या होता है, मैच दी फॉलोइंग आता है, इधर डाइऑक्सिन दिया होता है, फ्यूरॉन दिए होते हैं, इधर भी क्या होता है, मैच करवाना होता है। तो उस वाले इस टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे कभी कभी पूछता है। डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन वायुमंडल में निर्मुक्त होने पर अत्यधिक अस्थिर व अल्पजीवी होते हैं। नहीं, ये क्या होते हैं, यहाँ से बात किया जाए तो दीर्घजीवी होते हैं। दीर्घजीवी होते हैं तो नुकसान पहुँचाते हैं। कहाँ से ये आते हैं, तो ये है ये अगर देखें तो केमिकल सब्सटेंसेस ये उत्पन्न होते हैं कहाँ से, जो ठोस कचरे होते हैं, ठोस कचरे, और ख़ास कर किस एरिया से, जो औद्योगिक एरिया है वहाँ से। और दूसरा अगर बात करें जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ की अगर बात करें तब। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा पहला, और दूसरा क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ से स्टेटमेंट पहला सत्य होगा, दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन है जो मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ आए इसमें। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एसेशन और रीजन दिया है। 1992 के सम्मेलन के दौरान, यहाँ पे कोपेनहेगन सम्मेलन, 1992 सम्मेलन के दौरान ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया था। और इसमें कारण जो बता रहा है इसका कि CF6 की तुलना में SH3 के लघु जीवन काल होता है और इसमें क्लोरीन व ब्रोमीन नहीं होते हैं। ठीक है, इसको बताना है आप सबको। चलिए बताएं जल्दी से आप सब, आप लोग बताते रहिए, तब तक मैं क्वेश्चन देखता हूं आप सबका कि इसमें और क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहे हैं। बताइए स्टूडेंट्स, आप सब जवाब दे लें, बहुत अच्छी बात है। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं देखूँ इसमें क्वेश्चन आपके पास है तो।
चलिए सॉल्व करते हैं, जो बाकी बचेगा मैं आपको नहीं होगा तो एक क्लास में और लूँगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बचते हैं तो बाकी नहीं होगा तो मैं एक क्वेश्चन और एक क्लास और लूँगा, ठीक है। ऑप्शन ये है, यहाँ से जवाब देने की कोशिश करिए, ऑप्शन ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से मिस किया हुआ है इन्होंने, फिलहाल देखते हैं। और चलिए, कोपेनहेगन सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस के लिए था, ओके। तो यहाँ से देखें, कोपेनहेगन अगर हम देखें यहाँ से किसके लिए था, ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकने के लिए था, बिल्कुल सही बात है। 1992 सम्मेलन के ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs प्रस्थापित करने वाले हाइड्रोक्लोर इसके लिए नहीं थी, बिल्कुल ठीक। CFCs की तुलना में HCFCs का लघु जीवन काल होता है और इसमें क्लोरीन व ब्रोमीन नहीं होते। तो यहाँ से देखें तो क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरो, यहाँ पे HCFCs है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरो। अब देखें हाइड्रोक्लोरो एक HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, तो यहाँ पे ये क्या है, फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन अवेलेबल नहीं, ब्रोमीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल गलत है, आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, इसमें इसकी बात करें तो हाँ ठीक है, इसमें क्या है, ये जीवन का इसका लघु होता है। लेकिन यही से बात करें, जब हम HFC की बात करें, HFC की, तो HFC क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आपको याद होगा PFC आया था और एक आया था HFC, इसकी हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस बन जाती है, ठीक है। और यहीं पे CFC की बात करा जाए तो ये दोनों टाइप का दिखाती है, एक तो ओजोन का विक्षरण करती है और दूसरा ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां से आंसर क्या हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेष जल उपचारण में निम्नलिखित मुख्यतः क्या क्या हटाने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का नियोजन किया जाता है। बैक्टीरिया, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, या फंगाई का, या कोलाइड्स का, या सेल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, घुलनशील कार्बनिक यौगिक का। इसे आप बताइए यहां से। हाँ, नेक्स्ट एक क्लास मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ मिसिंग है, तो पूरा मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। एक क्लास नहीं होगा तो मैं और लूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। कल के लिए क्लास आपका नहीं होगा तो कल की क्लास में आप लोग के लिए लूंगा मैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में जो बचेगा वो करवाऊंगा, ठीक है। चंदा उपाध्याय, मेरी भी शादी, अच्छा भाई। पिंकी जी, CU6 कब है। अच्छा, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो और यहीं से अपना रिश्ता भी निभा लेते हैं आप सब, गुड। पढ़ लीजिए प्लीज। देखें, जब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात किया जाए, बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ से शैवाल लेंगे। अब शैवाल किसको सड़ाने गलाने का काम करेगा, तो सबसे पहली बात क्या है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको तो क्या करेगा, सड़ा गला अच्छे से देगा, ठीक है। तो यहाँ से ई वाले आंसर होना चाहिए, तो ई वाला यहाँ पे, ई वाला यहाँ पे, इसको कट करिए, इसको कट करिए, तो होगा नहीं। अब यहाँ से डी देखिए और डी देखिए, दोनों में कॉमन है, ठीक है, डी दोनों में कॉमन हो जाता है। अब फिर इसके बाद ये डी कॉमन हो गया, डी कॉमन हो गया। सी वाले को चेक कर लीजिए, सी वाला क्या है, फंगस है, फंगई है, और ऊपर वाला क्या है, बैक्टीरिया है। तो डियर स्टूडेंट जानिएगा, यहाँ से अगर एक ऑप्शन में यहाँ पे वायरस भी दिया होता तो इनको सवाल थोड़ी ना सड़ाता गलाता है, इनको तो यहाँ सड़ाई गलाएगा नहीं। ए और सी तो होगा ही नहीं, ए सी होगा नहीं, तो ए सी होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ए और सी इस वजह से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक। अब डी वाली बात किया जाए, जो कोलाइडल्स होते हैं, कोलाइडल्स यहाँ पे आंसर अपना सही हो जाता है। अब जो सी नहीं होगा यहाँ से, ये वाला भी क्या होगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ देखा जाए कोलाइड्स की बात किया जाए, जैसे कोलाइड्स क्या होते हैं, जैसे आपने क्या किया, लिक्विड ले लिया। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे दूध है, जैसे दूध की अगर हम बात करें तो दूध को पोर करेंगे आप, ठीक है, बर्तन लेंगे, उसको अगर हिलाए डुलाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। वहीं दही ले लीजिए, दही क्या होगी, उससे काफ़ी गाढ़ी होगी, तो वो एक कोलाइड है, ठीक है, कोलाइड विलियन कह सकते हैं, ठीक है, गाढ़ापन जिसमें है। शहद को ले सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनको भी क्या कर सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनको भी सड़ाने गलाने काम ये करता है। यहाँ पे क्या होगा, आंसर अपना बी होगा। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपके क्वेश्चन का वो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे यहाँ से, ठीक है, 14 नंबर पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने एक बार कहा था कि संभवतः आज तक का एकमात्र सर्वाधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता कौन सा रहा है? रियो शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता। ठीक है, इसे बताना है आप लोग को। सब गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, ये एग्जाम नहीं है। आप लोग कमेंट मत पढ़िए, जो लोग लिख रहे हैं आप लोग केवल मुझे सुनिए, ठीक है। बाकी जिसकी शादी होगी इनवाइट करिएगा, पूरा टीचर्स एकेडमी आपको आपके यहाँ आएगा। अभी पढ़ लीजिए या दूसरे को पढ़ने दीजिए, और बाकी अपनी जो खुशी है उसको अपने तक रखिए, अभी पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, जब अगर हम बात करते जितने भी प्रोटोकॉल्स आपको दिखाए गए यहाँ पे, चाहे यहाँ पे रियो सम्मेलन की बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, पेरिस समझौता, ये सब मैंने क्या किया है, इसी टीचर्स एकेडमी पे पढ़ा रखा है। यूट्यूब पे, यहाँ से यूट्यूब पे आप क्या करिए, जो इसका प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो प्लेलिस्ट है इसमें जाके सर्च करिए, प्लेलिस्ट में ही जाके देखिएगा, और इसमें सारे जो प्रोटोकॉल्स है मैंने पढ़ा रखा है। जो इसमें सबसे सफल प्रोटोकॉल की बात करें वो कौन सा रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहा है। क्यों रहा है, क्योंकि इस पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे इसके जो सदस्य देश थे 197 जो देश हैं सबके साइन इसमें मिले, इसलिए इसे कहा जा रहा है सफल। इसी तरह से G20 अपने भारत देश में हुआ है, अब तक का सबसे सफल कहा जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 75 एजेंडा लाया गया था, 75 एजेंडा लाया गया था, और ये 75 एजेंडे सब देशों ने माना। ठीक है, अभी तक इसकी जो आउटपुट है वो कम था, हुआ करता था, लेकिन भारत देश में जो हुआ उसमें ज्यादा था। ठीक है, यहां से तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ये आया था कब, 1997 में आया था, ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड था। पेरिस समझौता 2015 में था ये, ठीक है, तो इसमें भी ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड, और दूसरा इसमें आया था INDC का कॉन्सेप्ट आया था। यहीं पे रियो शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये आया था 1992 में आया था, जिसमें 3 संस्थाएं बनी थी, पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहा गया है, आप सबको याद होगा। तो कौन सा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे 75 लिख रहा था वो 76 लग गया भैया, लो अब ठीक है। असल में थोड़ा सा यहाँ पे चुलबुलाहट मस्ती होगी ना, कैसे गलत लिख दिया सबने। आ जाइए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर स्फेरिक ओजोन इज नोन एज गुड ओजोन, समतापीय ओजोन गुड ओजोन के रूप में ज्ञात है, जानी जाती है। ओजोन एट द सरफेस लेवल इज सीरियसली हेल्थ हैजार्ड्स एंड नोन एज पोल्यूटेंट, जो धरातल पर ओजोन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम है और प्रदूषण के रूप में ज्ञात है। इसे बताना है आप सबको कौन सा इसमें आंसर होगा। ठीक है, आप लोग की एक जानकारी है कि कल आपकी एक क्लास रहेगी, चाहे छोटी ही क्लास अपनी हो, लेकिन कल एक क्लास हम लेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए ए सही है, दूसरा गलत है। यहां देखते हैं क्या है, देखते हैं। जब यहां से हमसे कहता है कि समतापीय ओजोन गुड ओजोन के रूप में जानी जाती है, अब यहां ध्यान दीजिए, जब यहां से अगर हम बात करते हैं, ये है पृथ्वी। अब जो अभी आप सुनेंगे, अब एक्सप्लेनेशन मेरा ये दूसरा होगा, यहां से देख लीजिए, इसको डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। यहां से अगर हम देखें तो ये है पृथ्वी, यहां देखें तो ये होगा पृथ्वी है। अब पृथ्वी की अगर हम बात करें, यहां से पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें तो ये क्या होगा, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर चले जाए तो ये क्या है, समताप मंडल। इसी समताप मंडल में क्या मिलती है,
ओजोन लेयर पाई जाती है O3। इसी ओजोन लेयर की बात करें तो ये क्या करती है, जो फिर सूर्य है, प्रकाश है, यूवी रेज क्या करती है, इसको रोकती है। ठीक है, यूवी रेज यहाँ पे जो सतह पे मिलती है ओजोन, ये बैड ओजोन के नाम से जानी जाती है, और ये हमारे स्वास्थ्य को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है बहुत भारी मात्रा में। ठीक है, जिससे नाक में जलन और फेफड़े में जलन होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, A and R बोथ आर स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर राइट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अपना A होगा। ठीक है, आंसर A होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 16 नंबर पे, अपशिष्ट जल उपचार में स्क्रीन चैम्बर का प्रयोग छोटे और भारी प्रलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार में ग्रिड चैम्बर का प्रयोग तैरने वाली बृहद सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन सब क्या है, ये आपके आंख के सामने हो सकता है पहली दूसरी बार गुजरे हो, इस पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन चैम्बर है जहाँ पे हमें देखना है, ग्रिड चैम्बर अलग चैम्बर है जो कि क्या करते हैं, अलगाव का काम करते हैं सब्सटेंसेस का। इस टाइप के जब क्वेश्चन आए हैं तो इसकी आपके पास छोटी छोटी नोट्स होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के हों उनको एक जगह पेज पे नोट कर लीजिए। ये क्या होगा, इसकी जगह होगा, ये इसकी जगह होगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अपशिष्ट जल उपचार में जो ग्रिड चैम्बर होता है का प्रयोग छोटे और भारी प्रलंबित ठोस पदार्थों को छानने के लिए, हटाने के लिए किया जाता है। तो जो छन्नियां होती होंगी, पानी जैसे बह के चलता होगा, अलग अलग आप देखे नहीं होंगे, मैंने देखा है जाके इसके प्लांट पे ही। जब यमुना नदी से पानी आता है तो पहले बड़े छन्नक से, जैसे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, पॉलीथीन ये सब है, वो एक जगह छन जाता है। उसमें तब भी गंदगी आगे बढ़ती है, बड़े बड़े कण थोड़े रहते हैं, तो उससे आगे जाके फिर छन्नी होती है। अलग अलग चैम्बर्स क्या करते हैं, उसे छानते चलते हैं। फिर एक जगह जा करके पानी धीरे धीरे करके रुक जाता, बड़ा सा तालाब होता है और वो कई पार्ट में बना होता है। वहाँ पे पानी रुकता है, गहराई होती लगभग 1-2 मीटर की, पानी रुकता है। रुकने के बाद तो उसमें जो ठोस पदार्थ होंगे वो नीचे बैठ जाते होंगे। तो अलग अलग चैम्बर के पानी को अलग अलग से फिर उसको फ्लो करवा लिया जाता है, फिर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता होगा। ठीक है, तो यहीं पे दोनों चैम्बर्स, स्क्रीन चैम्बर और ग्रिड चैम्बर से अलग करनी है। अपशिष्ट जल उपचार में स्क्रीन चैम्बर का प्रयोग तैरने वाले बृहद सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है। स्क्रीनिंग करना मतलब ऊपर से देखना। ठीक है, ये वाले पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से तो क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा नहीं, क्या दिया है, दोनों असत्य है, बी वाला होगा। अब आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर है यहाँ से, यह युक्ति की ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वहाँ उत्पादित होते तर्क दोषपूर्ण है। नहीं, ये भी आपके दूसरा क्वेश्चन है, ये अपने इसमें का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग के नहीं है, इसमें टाइप कुछ करना था, टाइप कुछ हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? इसे बताना है आप सबको। तो कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं डियर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, तो जो कल क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सारे इसमें टाइप मिलेंगे, कल क्वेश्चन नए क्वेश्चन भी रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन तक है, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन, एक क्लास अपनी अगली क्लास मिलेगी उस पर आपको। ठीक है, कल फिर जुड़िएगा मेरे साथ, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका जो यहाँ से देखें कि 1991 में क्या किया था, वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाई गई थी। इसके बाद ये जो पूरी क्लासेस खत्म हो जाएगी, 22 लेक्चर जब यहाँ पे हो जाएंगे, इसके बाद आपको छोटी छोटी क्लिप्स मिलेंगी, यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, छोटे छोटे क्लिप जिसमें 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो हुआ करेगा। और यही सब जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, ये सब चीज़ें मैं बना कर आपको अपलोड करूँगा, आप उसको देख कर भी अपनी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक राष्ट्र कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पेट्रोल का एथेनॉल के साथ मिश्रण करते हैं। मिश्रण निम्नलिखित में से किसके रूप में ज्ञात है? ठीक है, यहाँ पे मिश्रण किसके रूप में ज्ञात कहलाएगा? गैसोहॉल, पेट्रोहॉल या एथोपेट्रोल? इसमें बताना है क्या होगा।
देखिए यहां से अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, गैसोहॉल के नाम से जानते हैं। जब गैसोहॉल की बात किया जाए, यहाँ पे जो खनिज तेल है जिसकी अगर हम बात करें, चाहे पेट्रोल की बात कर रहे हो और यहीं पे अगर हम किसकी बात कर रहे हो, डीजल की बात कर रहे हो, इसके साथ हमें क्या करना है, C2H5OH को मिलाना है, जिसको हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसी एथिल अल्कोहल के इसको अगर हमें मिलाना ही है, यहाँ से देखें तो ये क्या है, टारगेट रखा गया है 20%। SDG का जो टारगेट है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें तो इसका जो टारगेट है वो 2030 तक है कि देश ये क्या करें, मिला लेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम किसकी बात करें, इंडिया की बात करें, और उसमें यहाँ से क्या किया गया, कहा गया कि 2025 तक हम क्या करेंगे, इसमें पेट्रोल डीजल में 20% की चीज़ें हम लोग मिला डालेंगे। ठीक है, ये इंडिया का टारगेट है। ठीक है, जल्दी करना चाहता है। SDG का टारगेट कितना है, 2030। विश्व का टारगेट क्या है, ये है, और ये हमारा ये टारगेट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गैसोहॉल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा कहलाएगी, ये किस प्रकार की ऊर्जा होगी, ये होगी नवीकरणीय ऊर्जा है। याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा होगी। नवीकरणीय है क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा क्या होगी, कम एमिशन होगा। कम एमिशन होगा, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती, गर्मी बढ़ाती है। गर्मी बढ़ाती मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखाती है। तो इसका धीरे धीरे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस अगर कम होगी तो जो अपनी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया है, धीरे धीरे करके टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रदूषण भी कम होगा। G20 में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात की गई थी, बिल्कुल सही बात। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग से पूछा था कि G20 जो सम्मेलन हुआ था, इसका थीम क्या था। अगर किसी को अभी याद है तो प्लीज उसे टाइप करके बताइएगा उसकी थीम क्या है। पहली थीम, दूसरी थीम, तीसरी थीम, 3 चीजें हैं उसमें। तो पहली वाली से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्का है। ठीक है, तो आप अभी टाइप करके बताइए, फिर कल अगर मैं क्लास लूंगा तो उस पर मैं कुछ चीजें आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलिए बताएं, आप सब जल्दी से टाइप करके बताइएगा, नहीं होगा गूगल करके देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। निम्नलिखित में से किस गैस में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल होता है। आप लोग जवाब ऐसे मत दीजिएगा, आप लोग जब जवाब देना होगा तो इसको अरेंज करके दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अरेंज द फॉलोइंग विच हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग ऑर्डर मान लो बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है। तो ऑप्शंस अगर इस तरह से दीजिएगा, ए ज़्यादा होगा कि बी ज़्यादा होगा कि सी ज़्यादा होगा कि डी होगा, आप लोग इस तरह से लिख के आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस तरह से आंसर दीजिए लिख करके। G20 में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात करी गई थी, ऐसा पलक जी बता रही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे चंद्रिका पाल बता रही नवीकरणीय ऊर्जा है। ओके, यहाँ पे पलक जी ने बताया कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो पहला वाला अगर आप देखें तो क्या लिखा है, 1 अर्थ लिखा है। जब 1 अर्थ की बात करें तो यहाँ पे 1 अर्थ की जो संकल्पना है, यहाँ पे जो 1 अर्थ की संकल्पना है, इससे अलग अलग क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा, डेफिनेटली है। तो अब एक चीज देखेंगे, इसको हम लोग कल भी देख लेंगे कि 1 अर्थ में कौन सा क्या क्या चीजें हैं। तो कल मैं आपको इस पे और चीजें बता दूंगा। तो यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करिए, 20वें का आंसर करिए। तो 20वें वाले में अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर सबसे पहले की बात करूं कि कौन इनमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग करेगा, तो ये करेगा N2O। इसके बाद देखा जाए तो ये करेगा CH4। इसके बाद देखा जाए तीसरे नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, और सबसे लास्ट क्या होगा, यहाँ पे चौथा ये होगा। ठीक है, अब अपना अरेंज कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कौन, तो यहाँ पे सबसे कौन होगा, B होगा, इसके बाद A होगा, फिर इसके बाद यहाँ C होगा, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, D। तो ये अपना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में रियो द जेनेरियो आयोजन हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है। ओजोन शिखर सम्मेलन, मानव पर्यावरण शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, आर्द्रभूमि सम्मेलन। इसमें बताना है कौन सा होगा, ये यहां से बताइए आप सब कौन सा होगा, इसका जवाब दीजिए। पहले भी मैंने बताया आप सबको कि जब आप देखोगे यहां से 1992 में जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसी को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1992 में हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर सम्मेलन। इसकी जो थीम थी,
इसकी जो थीम थी, यहां से अगर बात करें थीम मतलब इसका एजेंडा क्या था, ये दूसरा वाला ही एजेंडा था, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये इसका एजेंडा था। कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड आर्द्रभूमि, तो ये रामसर के लिए है, ठीक है, रामसर के लिए होगा, ये 1972 वाले टाइम में जाएंगे, तो इससे रिलेटेड है नहीं ये, ठीक है, ईरान में हुआ था ये। यहाँ पे ओजोन समिट, अब ओजोन समिट तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उसमें आएंगे हम लोग, इससे मतलब है नहीं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सी वाला ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु को, जल को, मृदा को, ध्वनि को। स्थिर वैद्युत अवक्षेपकों का प्रयोग किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसे बताना है आपको। हो सकता है आप जानते हो या ना जानते, कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अपना है 22, 23 एंड 24, 25, क्योंकि इसके बाद क्लास अलग लगी है टीचर्स की। देखिए याद रखिएगा, जब हम विद्युत अवक्षेपों की बात करें तो ये होता है लिक्विड में होगा जल प्रदूषण। एक हम क्षण बनाते हैं जिसको पॉजिटिव, एक क्या करते हैं यहाँ से बुलाते हैं निगेटिव और करंट देते हैं। तो इसमें हम क्या होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं किसी एक क्षण के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, जो मेटेलिक टाइप के होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जल प्रदूषण की जो अशुद्धि है उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, ताप अपघटक पायरोलिसिस क्या होती है? एक जैव रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया है, एक जैव तेल का उत्पादन के लिए एक उपयोगी है, उपसी है से न्यूनतम अपशिष्ट निकलता है। और फिर इसके बाद डी ऑप्शन है, द्रव ऊष्मीय तेल का अच्छा प्रस्थानिक है, और ई है एथेनॉल का उत्पादन करता है। ताप अपघटन, इनसे आंसर भी दिया होगा, मुझे क्यों लग रहा है क्वेश्चन गलत लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है 23 है, इसको मैं अभी आपको छुड़वा रहा हूं। 23 वाले का आंसर मत करिएगा, इसका क्वेश्चन मुझे आप देखने दीजिए, ठीक है, इसे क्वेश्चन मुझे आप देखने दीजिए। अगर नहीं होगा तो कल अपनी लास्ट क्लास होनी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। कुछ इसमें या तो मुझे देखना पड़ेगा, कुछ तो मिसिंग है इसमें, ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें हो सकते हैं रॉन्ग है ये, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे देखने दीजिएगा। यहां से आते हैं 24 पे, निम्नलिखित किन युक्तियों में अनियमित मध्य पद का तर्क दोषपूर्ण है? अब ये भी आप लोग का मेरे ख्याल से कौन वाली रीजनिंग कहलाती है, लॉजिकल रीजनिंग का है। ये शायद इसी क्वेश्चन है क्या, लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से हम लोग का नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये टाइप करने वाले भैया जो है बस केवल देखा और उसे टाइप कर डाला, फिलहाल कोई बात नहीं। यहाँ से आते हैं, निम्नलिखित में पादप गृह ग्रीन हाउस गैसों में किसकी वैश्विक तापमान संभाव्यता को माना जाता है? निम्नलिखित पादप गृह गैसों में किसकी वैश्विक तापमान संभाव्यता को एक नहीं, यहाँ पे कर लीजिए अधिक है, ठीक, अधिक माना जाता है। एक मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए, एक का मतलब क्या हुआ, एक में एक हुआ सबसे आगे, नंबरिंग किसी को देंगे 0.9, किसी को नंबरिंग देंगे 0.5, किसी को नंबरिंग देंगे 0.3। तो जो एक पे होगा उसका मतलब क्या है, ये अधिक की बात कर रहा है, ठीक है, अधिक। इनमें सबसे अधिक कौन करेगा, ठीक है, ये बताना है आपको। सर अब इसका आंसर दे देते, हाँ आंसर आप किसका, किस वाले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं आप? इस वाले का। ध्वनि गुण है क्योंकि वह दृश्य है, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह उत्पादित होती है, सभी वस्तुएं गैर शाश्वत होती हैं क्योंकि ये है। सर बैठे हैं, क्वेश्चन लगवानी है, कल मिलूंगा तो आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। पहले अब जो काम का अपने हैं वो आंसर दे लीजिए। यहाँ से अगर हम बात करें
तो जो ग्लोबल वार्मिंग सबसे अधिक दिखाती है उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड है फर्स्ट नंबर पे। फिर यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें इसमें ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगी। फिर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे नहीं, ये CH4 होगा, मेथेन है CH4, तो ये CH4 है तो ये आएगी थर्ड नंबर पे। और ये सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, चौथे नंबर पे ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम ये होगा, तो आंसर अपना ये है। तो 25 क्वेश्चन तक मैंने इसको सॉल्व करवाए हैं, 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाए हैं। कल एक क्लास में और आपकी लूँगा, हो सकता है छोटा सेशन हो अपना। आई होप कि आप सब इससे आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, फॉर्म आ चुका है, हमारी जो वीडियोज़ हैं और लोग भी आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छे से आप पढ़ाई करिए। कोई समस्या आती है पढ़ाई को रिलेटेड लेकर के तो चाहे एडमिशन ले या ना लीजिए, अगर कुछ समस्या आती है तो आप मुझसे 8423565602 इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कुछ अगर समस्या आती है पढ़ाई को रिलेटेड लेकर के तब। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड बाय।